पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ISI को ललकार रहे हैं अपने धरनों में भी और अपने जलसों में भी, और अब ISI ने भी उनको खुलकर आकर पैगाम देना शुरू कर दिया है, एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्या वजह है कि आज तक पाकिस्तान का कोई सियासतदान पाकिस्तान की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाई एजेंसी के सामने ठहर नहीं सका, फेस नहीं कर सका। लेकिन इमरान खान ना सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि चैलेंज भी कर रहे हैं। क्या उनको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सपोर्ट हासिल है, या सबसे ज़्यादा लाडला होने की वजह से, इस्टेब्लिशमेंट के लाडला होने की वजह से उनको ये कॉन्फिडेंस हासिल है? ये है हमारा आज का थीम। बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ थर्ड ओपिनियन में इस पर बातचीत होगी। बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको थैंक यू जनाब, शुक्रिया। ये बताइए कि सर, मैंने जो अपने इफ्तिताही जुमले में कहा कि क्या वजह है कि इमरान खान इतनी सहूलत से या कोट अनकोट बहादुरी से ये काम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में पहले सियासतदानों ने थोड़ी सी भी कोशिश की उनको मुंह की खाना पड़ी। तो क्या इनको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अभी भी सपोर्ट हासिल है जिसका कॉन्फिडेंस है? देखें जी, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बुनियादी तौर पे ये बात आपकी सही है कि जिन लोगों ने इस तरह की कोशिश की, इस तरह की कोशिश तो खैर हुई नहीं कि इस सतह पे किसी ने इस तरह नाम लेके ललकार कर इतना ओपनली जो है वो ISI को क्रिटिसाइज़ किया हो, या इवन दिन के इंटेलिजेंस एजेंसीज तक का नाम लिया हो। वो मुख्तलिफ इशारे कनाए में बातें होती रही हैं हर दौर में। इवन के मजबूत तरीन किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इस तरह का कोई काम नहीं किया, और ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। अब ये क्रेडिट तो उनको बहरहाल जाता है कि जो उन्होंने ये क्रिटिसिज्म को जिस तरह के होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी मुल्क में कोई इदारा है या पर्सन है या कोई पर्सनालिटी है या जो भी लोग हैं, वो किसी भी तरीके से उनको इस तरीके से आप एक मुकद्दस करार दे दें और इस हद तक उनके गिर्द जो है वो तकद्दुस का एक आला जो है वो आप खींच लें कि उनका नाम लेना तक भी जो है वो जुर्म करार पाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो इदारे जो हैं, इदारा चूँकि इटसेल्फ तो कुछ नहीं ना, अफराद का मजमुआ होता है, उसका एक हेड होता है, तो वो फिर जिस आदमी का वो उस वक्त वो अगर कहीं टॉप पे आ गया तो उसकी अपनी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, अपनी जो कैरेक्टर है, अपनी जो थिंकिंग है, उसकी वजह से उस तकद्दुस को बड़े गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में तो हमारी जो आप पूरे अगर पीछे चले जाएं 30-40 साल की हिस्ट्री में, जब से ISI एक्टिवेट या नाउन हुई है, पहले पता नहीं थी या नहीं गुमनाम थी, लेकिन जब से ये एक्टिवेट हुई है तो इसकी तो बाकायदा एक हिस्ट्री है। उस हिसाब से आपने देखा, और इसमें जब वो लोग ये कहते हैं जी कि हम बतौर इदारा हमने ये नहीं किया, तो उनका एक्सक्यूज़ कबूल किया भी अगर जाए तो बतौर हेड ऑफ दी आप एक इंस्टीट्यूशन के जब कोई काम करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इदारा ही होती है, चूँकि आपका जो एक्टिंग हेड है या एग्जीक्यूटिव जो भी पर्सन उस वक्त बैठा हुआ है आपके मामलात पे, वही उसका ज़िम्मेदार होता है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे ऐसे लोग आते रहे हैं जिन्होंने ओपनली पॉलिटिक्स में मुदाखलत की, और कुछ तो हद से बढ़ के तो वो तो मुल्क के समझ लें कि स्याह और सफ़ेद के आइडियोलॉग भी बन गए, डिफेंडर भी बन गए, मुस्तकबिल की जो है वो पेशन गोइयाँ करने वाले भी बन गए, जैसे जनरल गुल हमीद साहब और इस तरह के लोग। और ये कोई सीक्रेट है नहीं, इसमें आप देखें कि यहाँ तक कि वो जो फंडिंग का केस आया था, असगर खान केस जो है गालिबन नाम था उसका, जिसमें कि इन्होंने लोगों को फाइनेंस करके तो जो है वो पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया और इलेक्शन को मैनिपुलेट किया। तो इस तरह की हरकत जब कोई इदारा कर दे तो उसके बाद कहना कि नहीं जी ये इदारा नहीं है, पैसे तो इदारे की ट्रेजरी से आते हैं ना जी किसी भी, तो उसका जो हेड है कल बदलेगा, एक इस्लामिस्ट आ जाएगा तो जहाद शुरू हो जाएगा, एक रेडिकल आएगा तो कोई जनाब इनकलाब की बात शुरू कर देगा, कोई और आएगा। तो ये इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी
कि कोई शख्स आए जो इस बात को चैलेंज करे। और मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज ना करने की माजी में जो वजूहत रही हैं, उसमें एक तो ये था कि ये बहुत ही पावरफुल किस्म का इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकली स्पीकिंग, कि जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, जैसे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि आप जो एमएनएज और एमपीएज को जो है इधर उधर करना, उनसे वोट लेना, उनके ज़रिए अदम अतमाद, उनके ज़रिए हुकूमतों को टॉपल डाउन और नई हुकूमतों को वो इंस्टॉल करने का जो सिलसिला है वो इतना तवील है कि उसकी मौजूदगी में तो ज़ाहिर है आदमी किसी तरह भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि मुल्क को ये लोग चलाते रहे और इन लोगों की इस तरह बैक पे जो है, जो बड़ा इदारा जो अपना इनका इदारा है, वो इस तरह खड़ा रहा है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसलिए उस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। उसकी मिसाल अस्कर खान केस है कि जब आप इस तरह पैसे बांटने के अमल में जो है वो शरीक हूँ और आपने पैसे लिए हूँ, आपकी फाइलें बनी हूँ, आपने इस तरह के खुफिया इदारों को इस्तेमाल करके हुकूमत की हो, अदम एतमाद करने या एतमाद लेने के लिए इन लोगों की मदद ली हो, तो फिर बंदा इस काबिल तो रहता नहीं कि वो फिर इनके ख़िलाफ़ खुल के सामने आए, चूँकि वो फिर इस तरह के राज जो हैं उनको डिस्क्लोज़ करते हैं। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि इमरान खान को इनकी मदद हासिल नहीं रही है। इमरान खान को इनकी कतई तौर पे बहुत ही एब्सोल्यूट किस्म की मदद हासिल रही है। बल्कि आप यूँ कह लें कि ये जितने इदारे थे, वह उसमें मिलिटरी हो, उसके ज़िमनी और ज़ैली किस्म के इदारे हों, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हों या मिलिटरी इंटेलिजेंस हो, अदलिया हो, ये सब यक ज़बां हो के, अगर सब नहीं तो इनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान खान के पीछे खड़ी रही। जो गुज़श्ता 5, 7, 10 सालों से यहाँ पे प्रोसेस चला, जिसमें इस्लामाबाद के धरने से लेके अदालती फैसलों तक और लॉन्ग मार्चों तक और हुकूमत के टॉपल डाउन और ये सारी चीज़ें, उसमें कोई एक इंस्टेंस भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें उनका कुली तौर पे जो है हाथ ना रहा हो। लिहाजा ये कहना कि ये इन्वॉल्व नहीं था तो इसने बात कर ली, ये गलत है। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये इनके अपने एक पर्सनालिटी ट्रेट हर बंदे का अपना होता है। कुछ लोग कुछ थोड़े से बेखौफ होते हैं, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिलेर होते हैं, कुछ को परवाह नहीं होती, या कुछ लोगों की अपनी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं कि हम संभाल लेंगे। एक बात, एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर इनका मैं समझता हूँ कि ओवरवेलमिंग किस्म की इनकी जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तानी अवाम में, ना बतौर पॉलिटिशियन बल्कि बतौर सेलिब्रिटी, बतौर चैरिटी वर्कर, बतौर क्रिकेटर और इस तरह की चीज़ों की वजह से जो उसकी एक पर्सनल फुटिंग और पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया, यानी ओवर कॉन्फिडेंस जिसको आप कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जिन चीज़ों के लिए लोग इन इदारों की तरफ देखते हैं, मसलन फाइनेंसिंग है कि किसी को करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ दे दिया इलेक्शन के वक्त या उससे पहले या बाद, या 1-2 मेंबर यहाँ से वहाँ कर दिए, इसमें भी जो है इमरान खान की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो इन ज़रूरियात को उसने ओवरकम कर दिया कि वो जितने पैसे मर्जी अवाम से रेज़ कर सकता है, अनलिमिटेड, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये है कि इलेक्शन के हवाले से अब ये देखें, आखिरी सीट भी जो कल नताइज आए हैं वो जीत गया है, तो उसके अंदर एक ये ज़ाहिर है कि एक सेंस आया है कि मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों के जो है सहारे चलने की और बैसाखियाँ इस्तेमाल करने की। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो इन सब लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी को खरीज हायल हो गई है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जिसने इमरान खान को बाकायदा जो है वो उसका पुश्त बनाई या आशीर्वाद आप कह सकते हैं तो उसको हासिल है, जिनको देख के तो उसके ये सारे जो है वो मामलात और ये हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक क्रेडिट आप उनको दे ही दें कि पहली दफ़ा उसने इन इतनी ताकतवर किस्म की बाज़ हालात में इंतहाई बेरहम और खौफनाक किस्म की कुव्वतों को उनके कोर तक शेक करके रख दिया, यानी उनकी शक्लों पे मजलूमियत टपकनी शुरू हो गई और वो माफ़ियाँ मांगने और हाथ जोड़ने पे उतर आए। दैट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कोई पॉलिटिशियन इनको इस सतह पे ले गया।
लेकिन इसमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इमरान खान यू टर्न लेने में जो है वो बहुत मशहूर हैं। और अगर ये सिचुएशन कोई बड़ा इशू बन ही जाए कि इदारों को इस तरीके से जलील करके सियासत से निकाला गया, जो कि एक क्रेडिट की बात है, तो वो इस पे यू टर्न लेके, जैसे कि उन्होंने खुद कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो आईएसआरपी और जो आईएसआई के चीफ ने की है कि रात के अंधेरों में ये आके हमें मिलते हैं और दिन को गालियां देते हैं, रात को माफिया मांगते हैं, तो ये वो किस तरफ इशारा है, एक क्लियर किस्म की स्टेटमेंट है। तो इस तरह के कैरेक्टर की मौजूदगी में जो आज भी हो रहा है, आज देखें इमरान खान साहब की एक बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी लॉन्ग मार्च का ऐलान करके, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो है वो रात को जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस तरह हो रहा है। एक वक्त ऐसा था कि अगर सियासतदान इस तरह की कोई हरकत करें तो अवाम उसको एक बिट्रेल और एक धोखा समझ के तो उसको आउटराइटली जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है उन्होंने, उसमें अवाम को जो है वो सोचने समझने की सलाहियतें ही उनकी मफकूद हो चुकी हैं। वो समझते हैं इसमें कोई बुरी बात है ही नहीं। उसमें जो है ना, वो जो फ़लसफ़ा वो पढ़ते रहते हैं कि असल चीज़ जो है वो मकसद का उसूल है, उसके लिए आप ज़राए जो इस्तेमाल करते हैं वो मैटर नहीं करते, वो कितने नाजायज़ हैं, कितने गैर अखलाकी हैं और कितने नापसंदीदा हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वो ये है। जी बचाइन साहब, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स वजूहात हैं आपने जिनकी तरफ इशारा किया, और आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की जो गुज़िश्ता हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने बहुत एपोलोजेटिक रवैया भी अपनाया। उन्होंने कहा कि माजी में हमारे इदारे से गलतियां हुई हैं जो अब नहीं होंगी। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि वो उनको वाकई गलतियां मानते हैं, या अब वो अगर वो गलतियां मानते भी हैं तो आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। इसका इम्कान नहीं है कि जो 75 साल का प्रोसेस है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ओवर अ नाइट ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ इमरान खान को जिस क्रेडिट देने की आप बात कर रहे हैं वो वाकई ही अपरेंटली क्रेडिट देना बनता है, मगर इमरान खान किसी असूल की बुनियाद पर ये एक्शन नहीं ले रहे। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि मुझे दोबारा वापस लाएं। वो ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो चुके हैं, यानी जानवर हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल भी नहीं रहे, आप तो उनके साथ मिले हुए हैं। वो कहते हैं मेरे साथ मिलें, मुझे इक़्तिदार में लाएं, मुझे अपनी गोद में बिठाएं, मैं फिर आपका ही आदमी हूँ। और उसके साथ साथ जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो जर्नलिस्ट उनके लिए इतना बोल रहे हैं, वो भी यही जज्बा रखते हैं। उन्होंने हमेशा पहले हर उस शख्स को गद्दार और काफिर कहा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं था। ये वही लोग हैं अब इक़्तिदार से बाहर जाने की सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए। इस्टेब्लिशमेंट, क्या आप ऐसा नहीं समझते कि इनको वापस ले आए तो फिर ये सबको, पश्तूनों को, महाजरों को और बलोचों को फिर ये गद्दार कहते फिरेंगे? तो ये एंगल आप कैसे देखते हैं? देखें जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये कोई उसूल की लड़ाई नहीं है। एक तो ये है ना कि आप उसूल की लड़ाई लड़ें कि जी इदारों का क्या काम है या इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या काम है कि वो सियासत को मैनिपुलेट करें, तो हम इसको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो है फाइट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, सियासत से बाहर निकालते हैं। ये स्टेटमेंट अब तक नहीं आई है, वो इमरान खान हो या कोई और पॉलिटिशियन हो, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसा कि आपने कहा, झगड़ा इस बात का है कि आप किसके साथ हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर आपके सारे गुनाह माफ़ हैं और आप बिल्कुल दुरुस्त सिमत में हैं। ये इसका सबसे बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट किस्म का आस्पेक्ट है कि जिसमें आप देखें कि पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिकल आपकी पूरी जो सेटिंग है वो इस हद तक बर्बाद हो गई है कि उसमें आप सरकारी इदारों को अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने के लिए या दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए इस कदर बड़े बड़े इवेंट जो हैं वो आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े जो है वो मार्च कर रहे हैं जिसके बहुत ख़तरनाक नताइज आवाम के लिए निकल सकते हैं और निकल रहे हैं। चूँकि आप बहुत अकाउंट्स पे जो है वो आप मुल्की मफादात को, आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिचुएशन को, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप
उनको दाव पे लगा रहे हैं। और जंग सारी ये हो रही है, मैंने पहले भी अर्ज किया था, अगर उसको बॉटम लाइन सादा ज़बान में डाल दिया जाए तो नेक्स्ट चीफ कौन होगा, और जो नेक्स्ट चीफ होगा वो ज़ाहिर है खुद ब खुद ISI को और MI को भी कंट्रोल करेगा। ये मतलब है, एक सादा सा फलसफा है। तो असल लड़ाई तो ये है। अब जिस मुल्क में इतनी बड़े बड़े उसूलों की लड़ाइयाँ लड़ी जाती रही हैं, नॉमिनली सही किसी ज़माने में, कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उसने अमेरिका को चैलेंज कर दिया था कि हम बड़ी खुददार नेशन हैं और घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। फलां साहब जो है उसने इंडिया को चैलेंज कर दिया था कि हम जनाब जो भी है, लेकिन हमारी जो भी सिचुएशन है, लेकिन हम लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे जाके तो वो आपकी सारी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इस चीज़ के गिर्द घूमनी शुरू हो जाए कि अगला जनरल कौन होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं कर रहे, या मुल्क में डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क का जो सबसे पावरफुल इदारा है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चार्जेस हैं कि उसने सियासत को मैनिपुलेट किया और कंट्रोल किया है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के इंतखाब की आप बात कर रहे हैं, नामजदगी की बात कर रहे हैं, ताकि उसकी आड़ में और उसकी जनाब वो जो छतर छाया कहते हैं उसके नीचे आपकी पॉलिटिकल जो भी ख्वाहिशात हैं या छोटे मोटे ओहदे हैं वो चलते रहे हैं। अब इसमें शक की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इस पूरे काफिले को जो आदमी लीड कर रहा है और जिसको हम क्रेडिट दे चुके हैं, जिसने इस पूरे सिस्टम को टू द कोर हिला के रख दिया है, उसने खुद तस्लीम किया है 3.5 साल तक के जो कुछ था उसने डिफाइन किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी और हुकूमत किसी और की थी। अब वो कोई और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या जरदारी या कोई और तो था नहीं ना, वो कोई और ज़ाहिर है यही लोग थे जिनकी तरफ बार बार इशारे भी किए जा रहे हैं और उनके नाम भी लिए जा रहे हैं। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि ये एक ख़ास सतह पे ये लड़ाई आ गई है जहाँ पे ये लोग एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरीके से। लेकिन अवाम के अंदर कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो इसे एक प्रिंसिपल स्टैंड के तौर पे लेके तो इसको असल डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की लड़ाई बनाए, और जिससे ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस विशियस सर्कल से निकल सकें। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है अनफॉर्चुनेटली तो वो ये है कि ये मामलात की एसर जो है ना, एसर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रही है, जिसमें एक बात तो मान ली गई है कि इस मुल्क का असल हुक्मरान आर्मी चीफ है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर ये सारी लड़ाई बेकार हो जाती है। दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, इज़ नॉट अबाउट इमरान खान। दूसरे भी इस पे इसी तरीके से उनका एटीट्यूड भी तकरीबन जो है वो इसी तरीके का है। एक आदमी जो है वो कहता है मैं जमहूरियत की लड़ाई और पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो पाकिस्तान के आइन में क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है ना कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री चीफ है उसकी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है, जो कि नटशेल में ये है कि जो भी आपका सीटिंग वज़ीर आज़म है वो चोर है, डाकू है या जो भी है, लेकिन जो भी वज़ीर आज़म के इख्तियारात रखता है ये उसकी कॉल है कि मुल्क का जो आर्मी चीफ किसको नॉमिनेट करता है। तो जो आदमी कहता है कि मैं इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो अगर ये मुतालबा करे कि नहीं जी जो कुछ आइन में लिखा हुआ है उसको एक तरफ रखें, तो आप जो है वो हमारे साथ आएँ या किसी और तरीके से जो है वो इस मामले को ऐसे तरीके से अपॉइंट करें कि ये आइनी तरीके को बाईपास किया जाए। तो इससे आदमी से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो मुल्क में कोई रेवोल्यूशनरी, कोई डेमोक्रेटिक, कोई आइडियल किस्म के सिस्टम की बात करेगा या उसको आप होल्ड करेगा, जब आप मुतालबा ही जो है वो कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को गैर कानूनी तरीके से अपॉइंट किया जाए। तो सादा ज़बान में गैर कानूनी हो गया ना कि जब आइन में आज जो लिखा हुआ है वो आपको मंजूर नहीं है, उसकी कोई भी रीज़न है, तो इसका मतलब है कि गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो है उसको अपॉइंट किया जाए, चूँकि वो आइन की मंशा के मुताबिक नहीं हो रहा। ये नटशेल में प्रॉब्लम है जनाब जी। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और इंटरेस्टिंग भी है। बशाइन साहब, आपने पीछे जिक्र किया कि इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो भारत के ख़िलाफ़ एक शदीद नैरेटिव उनका रहा
और कश्मीर के हवाले से उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं भारत के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, न्यूक्लियर असासे होने तक की धमकी दी। लेकिन अमली तौर पर इमरान खान ना कुछ कर सके ना कुछ किया। अब वो जब से इक़्तिदार से बाहर हैं, भारत को ही एक आइडियल मुल्क के तौर पर कई बार पेश कर चुके हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की बहुत अच्छी रही, और कहते हैं मैं उसकी दाद देता हूँ। और भारत में कुछ हमारे जो दोस्त हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात पे ना कोई कभी कमेंट्री आई, ना वो कभी हमने यानी इस मौजूदा तनाज़ुर में मैनूवरिंग देखी। हमारे अपने दोस्त मेजर गौरव आर्या जी हैं और वो सिर्फ टेलीविज़न की हद तक बयानबाजी देते हैं और तंज़न कहते हैं कि इमरान खान भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो तंज़न कहते हैं कि जो कुछ वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं उससे भारत का पर्पस सर्व होता है। तो आप इस सारे पेचीदा मसले को कैसे देखते हैं? देखें जी, ये भी इमरान खान साहब के यू टर्न की एक शक्ल है। आल्दो के वो जो बात कर रहे हैं वो किसी भी पाकिस्तान के सैन पॉलिटिकल माइंड को यही बात करनी चाहिए। ये जो फैक्ट है इस पे कई दफ़ा जो है वो उन्होंने पहले बात की कि जी वो अयूब खान के ज़माने में हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि अयूब खान को जो है वो लंदन से आके ले जाया जाता था वाशिंगटन में और उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था। ये आपने उनकी तकरीरें सुनी होंगी। उन्होंने कई दफ़ा अयूब खान की इस हवाले से तारीफ़ की है कि अमेरिका में उनको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता। उसकी वजह ये थी कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। ये मैंने खुद अपने कानून से सुना और आंखों से देखा। आज वो कहते हैं जो अयूब खान की पॉलिसी के बिल्कुल उलट पॉलिसी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी। तो इस बात का क्रेडिट मैं उनसे छीनना नहीं चाहता। मैं इस बात पे मैंने कोई 100 से ज़्यादा आर्टिकल भी लिखा होगा और डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने ये डिस्कशन भी की होगी कि भारत की जो खारजा पॉलिसी थी वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पॉलिसी थी, जिसकी वजह से भारत आज जहाँ खड़ा है वो वहाँ खड़ा है। अगर उस वक्त भारत जो है 1947 में ये पॉलिसी इख्तियार ना करता तो भारत की जो खुद कफालती बुनियादों पे तरक्की हुई, जो उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, जो आगे चल के उसमें एक अतमाद आया एज ए नेशन, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स में उसका जो स्टैंड बना वो नहीं बन सकता था। और ये चीज़ जो है इसमें बिल्कुल क्लियर किस्म की जो पोजीशन थी ये पार्टीशन से पहले से, ये कोई बात नहीं है कि ये पार्टीशन के बाद भारत ने एक नया स्टैंड लिया, बल्कि बर्रे सगीर की तकसीम से पहले भी ये डिबेट तो होते थे ना कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इसकी जो है वो खारजा पॉलिसी क्या होगी। तो उसमें जनाब कांग्रेस ने ये रिपीटेडली क्लियर कर दिया था और पंडित नेहरू ने कोई 2 से ज़ायद ऐसे मौक़ों पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जो इंटरनेशनल रिलेशन पे उनको बुलाया गया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो सर्द जंग में एज ए पान इस्तेमाल नहीं होगा किसी एक के हाथों में। ये एक बिल्कुल क्लियर किस्म की पॉलिसी थी, जिसके जवाब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मई में जो है 2 अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात की और उन सफारतकारों से उनको एक्सप्लेन किया कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी। तो उन्होंने कहा जी हमारी खारजा पॉलिसी 2 चीज़ों पे बेस करेगी। एक तो ये है कि हम डिपेंड करेंगे अरब दुनिया पे, चूँकि अरब दुनिया के साथ हमारे तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते हैं जो कि पॉलिटिकली ज़ाहिर है इनकरेक्ट और एक तरह से गलत स्टेटमेंट थी, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम इस पे डिपेंड करेंगे। और जब हम इस पे डिपेंड करेंगे मिडल ईस्ट पे, चूँकि हमारे तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा टकराव जो है वो सोवियत यूनियन के साथ होगा, चूँकि सोवियत यूनियन जो है वो खलीज फ़ारस में और अरब कंट्रीज़ में आयल की वजह से मदाखलत कर रहा है। और ज़ाहिर है इस सूरत में हमारी सर्वाइवल ऑन क्वेश्चन हो जाएगी, जिसके लिए हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मिलिटरी और पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये उन्होंने मई जो है 1947 में पाकिस्तान बनने से चंद माह पहले बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी ये सिमत है, जिसके अपोजिट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो कुछ भी हो, जितने बड़े नताज भुगतने पड़े हम भुगतेंगे, लेकिन सर्द जंग में हम किसी के हाथ में जो है
खिलौना बनने के लिए, टाई, वी आर नॉट द टाइज ऑफ द बिग फोर्सेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वो पॉलिसी जो है वो हिंदुस्तान ने अडॉप्ट की, और बाद में इतना बड़ा प्रेशर के बावजूद अल्टीमेटली रूसियों ने भी और फिर अमरीकियों ने भी तस्लीम किया कि हिंदुस्तान की जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसमें लॉजिक था, और उस बुनियाद पे उन्होंने हिंदुस्तानी लीडरों को जो है वो बहुत बड़ी इज्जत दी। और आज जो आके तो ये रूस यूक्रेन तसादम की शक्ल में या इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक में ये जितनी चीज़ें हैं उसमें जो इंडिया का एक इंडिपेंडेंट स्टैंड सामने आया, उसके पीछे ये पूरी 70 साल की हिस्ट्री है। ये कोई रातों रात उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, जो कि जबकि पाकिस्तान उसके बाद जिस बैंड वैगन पे चढ़ा, और जिस तरह उसने बगदाद पैक्ट में, सीटों में, सैनिटों में अमेरिकन के साथ जो उन्होंने मायदे किए, उसके नतीजे में तो वो एक कॉलोनी बन के रह गया था। तो इसलिए इमरान खान जो है वो पहले 5 साल तो ये कहते रहे कि हमारी वो पॉलिसी ठीक थी, और जब उनको ये धचका लगा, जो कि ये धचका ये रूस के खुसूसन बाद जब उन्होंने विजिट की तो उन्होंने अचानक कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो इंडिया की पॉलिसी तो बड़ी थी। जो सही बात है, इंडिया की पॉलिसी बड़ी सॉलिड, इसलिए मैंने उसको कनेक्ट किया हिस्ट्री के साथ, बेदाग किस्म की पॉलिसी थी। लेकिन इमरान खान जिस मकसद के लिए वो कह रहे हैं, वो ताना दे रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि आप तो जनाब बूट पॉलिश करते थे, तो ये तो हिंदुस्तान ने तो बहुत कमाल की पॉलिसी बनाई, इसलिए मैं उस पॉलिसी को प्रेज करता हूँ। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि बात उनकी बड़ी सही है, और इसका क्रेडिट हिंदुस्तान को जाता है। और आज हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इज्जत है, जो एहतराम है, उसके पीछे ये जनरेशन्स टू जनरेशन्स का एक वर्क है। पाकिस्तान की आज जो जिस तरीके से जो है आइसोलेशन है, और जिस तरह उसने अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ाया की है, उसके पीछे पाकिस्तान की यही गलत पॉलिसियाँ और एज ए स्टूज इस्तेमाल होना, और इंटरनेशनल जो कोल्ड वार थी उसके अंदर एक फुट सोल्जर का रोल प्ले करने का नतीजा है कि आज पाकिस्तान पे कोई एतबार करने के लिए तैयार नहीं आता, कि अमेरिका भी नहीं, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है अगर 2-3 मुल्कों को इस्तेमाल किया तो उसमें सर फहरिस्त जो है वो पाकिस्तान। जी बशाई साहब, आखिर में इस एंगल की तरफ मैं आता हूँ। आपने कहा कि इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत की जो है वो चाहत हमें नज़र आती है। इसीलिए इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन करवा दिए जाएं, फिलफौर करवा दिए जाएं, क्योंकि उन्हें भी ख़तरा है कि अगर उनकी मकबूलियत में कमी वाक़या हुई तो फिर वो मेजॉरिटी से हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ये खेल है पावर स्ट्रगल का। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान की तमाम तर गलत बयानियों, ड्रामा बाजियों, झूठ बोलने का जो एक बहुत ही खौफनाक तरीक़ाकार है कि आज वो साइफ़र के बारे में कोई बात करेंगे, कल कोई करेंगे, पहले वो अमेरिका को अटैक करेंगे, फिर वो इस मसले को ही गायब कर जाएंगे, ये उनकी सियासत का, उनकी शख्सियत का अरसा दराज से एक चल रहा है रुख। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो उनको अब चाहते हैं वो बिल्कुल नज़रअंदाज करती है इमरान खान के इन मसाइल को, इन खामियों को। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का इमरान खान का माइंड सेट है बदकिस्मती से, उसी तरह पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत का भी माइंड सेट बन चुका है? देखें जी, वो जिस तरह का इमरान खान का माइंड सेट है, इस तरह का पाकिस्तान की आवाम का माइंड सेट नहीं बन चुका, बल्कि इमरान खान ये समझ गया कि पाकिस्तान की आवाम का माइंड सेट क्या है। वो जो हबीब जालम ने कहा था ना कि ये जो 10 करोड़ हैं जोल का निचोड़ हैं, तो आप हमारे यहाँ लिटरेसी रेस जो रेट और पॉलिटिकल एजुकेशन और लोगों की फहम और उनकी अंडरस्टैंडिंग, हमारे यहाँ अखबार कितने निकलते हैं, कितने पढ़े जाते हैं, रेडियो क्या है, मीडिया क्या है, हर चीज़ सामने रख के देखें तो वो बात समझ गया कि भाई इन लोगों का तो कोई मसला ही नहीं कि मैं क्या कहता हूँ, इन लोगों का मसला है कि खान साहब कहते हैं, बस ठीक है। तो उन्होंने दाएं बाएं वो ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी पॉलिटिशियन ने इस सतह पे इतने वाज़ेह तरीके से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टोरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं दी हैं। हुआ उनमें आप बदतरीन किस्म के डिक्टेटर्स लेके आए जिन पे लोगों को शदीद किस्म का शिकवा था कि वो वादा खिलाफी करते हैं इक़्तिदार पे काबज़ होके,
कहते 90 दिन हैं और रहते 9 साल हैं, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी सामने वाली चीज़ें थी। लेकिन एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन जिसने अपने आप को दोबारा अवाम के दरबार में हाजिर करना है, वो इस तरीके के यू टर्न और इस तरीके की तजाद बयानी, और उसका जो कमाल है ये सिर्फ इमरान खान साहब ने किया, और उसके बावजूद लोग उसके साथ हैं। मेरी अपनी असेसमेंट जो है, यू लाइक इट और नॉट, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन जो है वो इमरान खान है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि लोग उसकी तकरीर नहीं सुनते कि वो क्या कह रहा है। अगर वो उसकी तकरीर पे जाएंगे तो फिर तो मोस्ट पॉपुलर लीडर नहीं हो सकता कि एक आदमी कल कुछ कहता है, आज कुछ कहता है। एक दिन रियासत मदीना बना रहा होता है, दूसरे दिन चीन बना रहा होता है, एक दिन स्वीडन बना रहा होता है, दूसरे दिन वेस्ट को गालियां दे रहा होता है, एक दिन करप्शन के खिलाफ होता है, दूसरे दिन सबसे बड़े करप्शन के बड़े बड़े पिलर जो हैं वो अपनी बगल में लेके बैठा होता है। यानी यू नेम इट, 3 दिन बोल सकता हूँ मैं मसलसल इस इशू पे। लेकिन उनको वो उस तरफ जाएं तो बात बने ना जी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये है। वो तो कहते हैं जी खान साहब ने फरमाया। यही वो प्रॉब्लम होता है जो जाके तो कामें जो हैं वो ट्रबल में हो जाती हैं, कि जब वो लीडरशिप के इस तरह के सैर में गिरफ्तार हो जाती हैं और वो देखना, सोचना और समझना जो है वो छोड़ देती हैं। इस तरह के जो लोग इलेक्ट होते हैं वो ज़ाहिर है फिर उनके नेक्स्ट इकदामात को आप ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर क्या करना है ये ऑब्वियस है। जी बिल्कुल, आखिर में ब्रीफली हमें ये बताइए बशाई साहब कि इमरान खान की सपोर्ट पाकिस्तान के इलिटरेट मासेस में ही नहीं, शायद उसमें इतनी बड़ी ना हो, मगर जो हम मिडिल क्लास देखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, वो देखते हैं। और ख़ास तौर पर आप डायस्पोरा देख लीजिए, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, यहाँ पर इमरान खान की जिस तरह की सपोर्ट है, यहाँ पर तो इलिटरेट डायस्पोरा के लोग नहीं बैठे हुए, तो उसकी क्या आपको वजह नज़र आती है? नहीं देखें जी, इलिटरेट का लफ्ज़ तो थोड़ा सा इंसल्टिंग है, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन देखें, एक पढ़े लिखे में और एक आदमी में जिसके पास डिग्री है फ़र्क होता है। और ये बातें अब आम डिस्कस होना शुरू हो गई हैं, चूँकि फ़र्क बहुत उभर उभर के सामने आ रहा है कि जिस तरीके के पढ़े लिखे लोग हमारे हैं, उनकी पढ़ाई का जो स्टेटस है, जो डेप्थ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान में हो रहा है कि जिस तरह रटा लगा के, नकलें करके, रुश्वत दे के, पैसे दे के, सिफारिश करके, रेफरेंस दे के जिस तरह डिग्रियां तकसीम हो रही थी, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास आपकी एमर्ज हुई है, जिसके पास आईटीज़ की डिग्रीज़ हैं, लॉ की डिग्रीज़ हैं, किस किस की डिग्रीज़ नहीं हैं। लेकिन जब आप उनसे 10 मिनट बैठ के बात करें तो आप देखेंगे कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं। और ये उसकी सबसे ब्रिलियंट एग्जांपल है कि वो इमरान खान की इन तमाम तर जो उनकी जो है वो क्या कहते हैं, इधर झुकाओ और उधर झुकाओ और इधर छलांग और उधर छलांग, और एक बात और उसके ज़िद दूसरी बात। पॉलिटिशियंस जो हैं वो जब मुल्क की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो मुमकिन है एक चीज़ में और दूसरी में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, लेकिन बिल्कुल ही अपोजिट सिमत में चला जाना, जिस तरह के आपने इंडिया की मिसाल दी कि एक वक्त में इंडिया जो है वो उनके नज़दीक दुनिया का सबसे जो है वो ख़तरनाक तरीन मुल्क है जो पाकिस्तान को निगलने के उसमें है, और दूसरे दिन उनके नज़दीक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की बेस्ट पॉलिसी है। तो बेस्ट पॉलिसी का मतलब यही है ना कि वो एक जस्टिफाइएबल, बेस्ड ऑन जस्टिस, रेशनल लॉजिक, इन चीज़ों पे कायम है। तो ये जो इस तरह के जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो उनके सपोर्टर्स हुआ जो वेस्ट में भी बैठे हुए हैं, वो अगर समझ में उनको आती है तो वो समझना भी नहीं चाहते जनाब। उसकी वजह यह है कि ये जो क्लास जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी क्लास, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार और अपॉर्चुनिस्ट क्लास है। इनकी एहसास कमतरी का मदावा जो है वो इनको नज़र आता है इमरान खान की शख्सियत में, कि एक टाल, हैंडसम, इंटरनेशनली फेम्ड क्रिकेटर, एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, अच्छी अंग्रेज़ी बोलता, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जी, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो हम कोई मामूली लोग हैं।
अब ये चीज़ें जो होती हैं ना, एहसास कमतरी, इसका कोई ये मल्टाई जो लेयर्ड किस्म का एक प्रॉब्लम होता है, और इसमें लोग कहाँ जाके अपनी सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, ये आप जो है वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मिडिल क्लास का। और दूसरा ये है कि उनमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिज्म होता है, और उनको सियासत के नज़दीक कोई जाने नहीं देता था। आपने देखा था कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पे किस किस तरह के लोग काबज थे, और वो जो गामे महाजे उस पे काबज थे, वो इस तरह के मिडिल क्लासिये को तो सामने से नहीं गुजरने देते। जो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल रहा है या जीन पहन के, तो वो कहते हैं ये तो अवाम का आदमी नहीं है जनाब। तो उसको कभी सियासत में अपना कोई चांस नज़र नहीं आता था कि वो उसके एज ए वोटर भी कभी उसको कोई जो है वो लिफ्ट कराएगा। तो अचानक उसे नज़र आया कि मैं पॉलिटिक्स में जो है डिसीजन मेकर बन सकता हूँ, और उसने जाके ऐसे ऐसे डिसीजन किए कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। इमरान खान के इर्द गिर्द जिन लोगों ने डिसीजन किए, ख्वाह वो फॉरेन पॉलिसी के किए हों, दैट वाज ए डिजास्टर, डिफेंस के किए हों, दैट वाज ए डिजास्टर, डेवलपमेंट और इकोनॉमी पे किए हों, वो डिजास्टर था। तो ये पूरा एक सिलसिला है जनाब। एक आदमी जो नीचे बैठ के नारा मार रहा है और एक आदमी जो वहाँ बैठ के डिसीजन कर रहा है, उनके दरमियान ये कदर मुश्तरक है कि ये एक मिडिल क्लास जो है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार अपॉर्चुनिस्ट क्लास है, जिसको अपनी ज़ाती किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही थी, जिसके लिए उसने छलांग लगा दी। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने भरपूर अंदाज में हस्बे मामूल तजिया किया। बातचीत आपके साथ होती रहेगी। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की, और आप हमारे टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हमारी ऐप्स को भी डाउनलोड कीजिए। आज का तजिया मेरे साथ और बैरिस्टर बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.